सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, जब भी किसी मुल्क की तरक्की की बात की जाती है या बड़े चैलेंजेस की बात की जाती है तो मईशत ख़ास तौर पे एक बड़ा चैलेंज होता है। और हमारे यहाँ अगर मैं कहूँ कि इकॉनमी सफ़र करती रही और इसको स्टेबल करना सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी हुकूमत के लिए, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अभी इकॉनमी के हवाले से अच्छी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। ख़ासतौर पर हुकूमत जो है वो बड़े अच्छे अच्छे दावे कर रही है, जी महंगाई में कमी हुई है। लेकिन साथ ही सवाल ये पैदा होता है कि जब महंगाई में कमी होती है तो जो आम आवाम है वो उससे मुस्तफ़ीद क्यों नहीं होती है। अगर मैं आम अल्फाज में बात करना चाहूँ, सादा अल्फाज में, जो कि तमाम देखने वाले जो नाजरीन हैं उनको समझ आते हैं, क्योंकि तमाम लोगों ने इकॉनमी नहीं पढ़ी होती, इकनॉमिक्स को नहीं पढ़ा होता, तो बहुत से टर्म्स के साथ वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो बहुत से लोग जो आम लोग हमें मिलते हैं वो कहते हैं जी आप सादा अल्फाज में बात करें, बल्कि जो माहिर मईशत आपके साथ मौजूद हो, आप जिनसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनसे आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें, वो अल्फाज जो कि आम नाजरीन समझ सकें। तो आम नाजरीन सीधी सीधी बात ये करते हैं कि जी हमारा जो बिल है बिजली का वो कब कम आएगा, गैस का जो बिल है वो कब कम आएगा, जो अशिया खुरोनोश है, रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जब हम ग्रॉसरी करने जाते हैं तो हमारा जितना बिल बनता है उसमें कमी जब आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपना महीने का राशन लेने जा रहा है और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म की ग्रॉसरी, तो मिनिमम भी जो बजट बनता है किसी भी घर के राशन का, उसमें एक 20% 30% जब कमी आएगी तो कह सकते हैं कि जी अब जो आम लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जो महंगाई में कमी है उससे। अच्छा, इस बारे में बात करने के लिए खाकान नजीब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी आम अल्फाज में बात करना चाहूँगी कि आम नाजरीन जब हमें मिलते हैं तो वो भी कहते हैं कि जब भी आप मईशत पे बात करें, एक तो मैक्सिमम इस पे बात किया करें, और दूसरा जब भी आप बात करें तो प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताया करें, हमें पता चले कि आखिर मसाइल हैं क्या, हम कब इससे मुस्तफ़ीद होंगे। जो आए दिन कह दिया जाता है महंगाई में कमी हो रही है, हमारी मईशत तरक्की कर रही है, बेहतरीन हो रही है। तो डॉक्टर साहब आज आप भी ज़रा आम अल्फाज में बताएं कि जब महंगाई में कमी होती है तो अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा कैसे हो जाता है, ये बात कभी समझ नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर फिजा। एक तो मैं बहुत ही मतलब आजिज़ाना अंदाज में ये कहूँ कि ये जुमला ही गलत है कि महंगाई में कमी हो रही है। सो पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में कमी हो रही है। महंगाई हो रही है मुल्क में, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 2023 का मालियाती साल जब जून 2023 में ख़त्म हुआ तो 29% कीमतें बढ़ी। उसके बाद जब 2024 जून अभी काट के आए हैं तो 23% उसके ऊपर कीमतें बढ़ी। पर इस साल में जो आपने वर्ड यूज़ किया कि एक स्टेबिलिटी आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो कीमतों के बढ़ने की शरह है, जो कीमतों के बढ़ने की रफ्तार है, उसमें एक खातिर खा कमी आ गई है। और पहले 7 माह के आदादो शुमार ये बताते हैं कि कीमतें 6% बढ़ी हैं। पीछे 29 और 23 बढ़ती हुई आ रही थी 2 सालों में, एक साल फिर अगले साल बढ़ी। इस साल कीमतें, जब ये साल आप ख़त्म करेंगी तो मुझे इंटरव्यू दोबारा कर लीजिएगा, शायद कीमतें 10-11% से ऊपर नहीं बढ़ेंगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये एक लोगों के लिए अच्छी खबर इस तरह है कि अगर उसी तरह इंस्टेबिलिटी रहती और मैक्रो स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है कि कुछ आपके आशारिये इन द शॉर्ट रन संभल गए हैं IMF एंगेजमेंट की वजह से, तो लोगों पर जो महंगाई के बढ़ने का बोझ है वो खातिर खा कमी में आ गया है। यानी कि अब वो 9-10% बढ़ेंगी। लेट्स से कि बोल चैनल डॉक्टर फिजा की तनख्वाह 12% बढ़ा देता है 2025 जून तक। इसका मतलब ये है कि आपकी तनख्वाह 12% बढ़ी, महंगाई 10% हुई, तो आपकी कुव्वते खरीद में 2% का इजाफा हुआ, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा रकम आ गई कंपेयर टू अगर आप वही गुड्स खरीदती, वही सर्विसेज लेती। ये है असल कहानी। मैक्रो स्टेबिलिटी का आखिरी बात यह है कि एक हमारा बैरूनी खसारा भी संभला है। इसकी वजह से रुपया स्टेबल है, 278-280 रुपए पे रुपया स्टेबल है। तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का बोझ है, यानी कि बाहर से भी चीज़ें जो आती हैं, ईंधन है आपका जो आप इस्तेमाल करती हैं, वो भी महंगा नहीं हुआ। ये है एक ओवरऑल स्टोरी इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की। आखिरी जुमला, इसका कई
कहीं भी ये मतलब नहीं है कि हमारे जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, एनर्जी के, हमारे पैदावारी सलाहियत के, एग्रीकल्चर को ठीक करने के, मुल्क में कारोबार इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के, वो हल हो गए हैं। यहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान किया है और ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पर एक किस्म का हुकूमत का अदम एतमाद ही है डॉक्टर साहब, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान में 6,500 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स एग्जिस्ट करते हैं और कहा यह जाता है कि ये इनडायरेक्ट किस्म की सब्सिडी है। हम करते क्या हैं, हम 3 अरब 4 अरब का एक रमज़ान पैकेज देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी वहाँ जाए अपना शनाख्ती कार्ड लेकर, ताकि आप बार बार ना ख़रीद सकें, तो वहाँ से आप चीनी अगर 10% कम, चावल 10% कम, दाल 15% कम खरीद सकते हैं। पर मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकती हैं। लेट्स से कि आप तो बहुत अच्छी एंकर हैं, सो यू आर अर्निंग मच मोर देन आई एम अर्निंग, तो ये एक मुतवाज़न गुफ्तगू नहीं होगी। ये आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब? चलें। So, देखिए ना, ये तो आप भी जा सकती हैं, मैं अब इसको करने के लिए हमें देखें, पाकिस्तान में जहाँ बहुत सी चीज़ों को हम क्रिटिसाइज करते हैं, तारीफ करनी चाहिए। और चूंकि मैं टेबल पे था जब हमने ये शुरू किया, एंड यू नो आई एम वेरी हैप्पी टू सी टुडे कि 10 मिलियन हाउस होल्ड्स हमारे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आप उसको बिस्प कहें या इनकम सपोर्ट कहें, में मौजूद हैं। ये डेटा है। फिर नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, इनका भी डेटा है। मुझे ये भी मालूम है कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आपके बैंक अकाउंट कितने हैं। तो मुझे अगर आपको सब्सिडी देनी है, आपको तो देनी नहीं है, पर अगर देनी है तो डायरेक्ट आपके घर पे और ख़वातीन के हाथ में वो रकम हम पहुंचा सकते हैं स्पेशली, और मर्दों को भी दे सकते हैं। सो अगर यूटिलिटी स्टोर्स पे सस्ती चीज़ दोनों खरीदने से, उमरा भी खरीदें, मतलब जो लोग मिडिल इनकम है वो भी खरीदें, लो इनकम भी खरीदें। सो डायरेक्ट टैक्स जो सब्सिडी का निज़ाम है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का निज़ाम है, ये बेहतर निज़ाम है, जाना चाहिए इस तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, ये जो काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि जो हमारा तामीराती शोबा है ये खसारे में, कह लें कि लॉस में जा रहा था या उसमें उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। बहरहाल इसमें भी अलग कहानी है, ये आप भी समझते हैं कि कुछ लोगों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। तो इसमें अब रिलीफ देने का बाकायदा पैकेज तैयार किया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब इसमें कोई बेहतरी आपको आती नज़र आती है? यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अथॉरिटी से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। और विच इज़ द फॉलोइंग, पाकिस्तान में हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लोग इन्वेस्ट नहीं करते। लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो सारी डेड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। आज आप किसी से पूछेंगे जी मेरी अच्छी तनख्वाह आई, अब मैं क्या करूं, तो वो आपको कहेंगे कि जाके प्लॉट खरीद लीजिए किसी सोसाइटी में। अब इससे ना ही कोई प्रोडक्शन बड़ी मुल्क की, यानी कि कोई ना जूती बनी, ना माइक्रोचिप बनी, ना कोई ऐसी चीज़ बनी जो दुनिया को बेच सकें, ना ही आपने कोई पैदावारी सलाहियत में ऐड किया, बल्कि उस प्लॉट के ख़रीद कर होल्ड कर जाने से जो ज़मीन है वो कीमत में जब बढ़ती है, और मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, इंडस्ट्री को आपने हैवी टैक्सेशन में रखा और ज़रई जो शोबा है उसको टैक्सेशन के निज़ाम से भी कमतर रखा, बहुत आसान रखा। और मैं एक बात बताऊं, आप आज बैंक में अकाउंट खोलने जाएं डॉक्टर साहिबा, आपसे वो आपका शजरा नसब पूछ लेंगे, आपसे मतलब इतनी चीजें, और आप जाएं एक बोरी भरिए और जाकर किसी सोसाइटी में प्लॉट खरीदिए, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसको भी रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। ज़रूर अच्छी बात है कि जो हमारी हाउसिंग में कमी है उसको पूरा करना है, पर ये प्लॉट बढ़ाकर ज़रई ज़मीन पर काबिज होकर नहीं करना। फिर रिपीट करता हूँ, प्लॉट बढ़ाकर ज़रई ज़मीन पर काबिज होकर नहीं करना। सिटीज़ बनती हैं वर्टिकल जाकर, क्यों? क्योंकि एक पाइप अगर काटूंगा डिस्को से और एक फ्लैट बनाऊंगा जिसमें बिल्डिंग 40 ऊपर मंजिल तक जारी होगी तो लाइन लॉसेस भी कम होंगे। हमें अपना जहन तब्दील करना है। रियल एस्टेट ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, बट नॉट द वे वी हैव बीन बिल्डिंग आवर सिटीज़, जो एक्सपैंड करती चली जाती हैं। पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होता है, वक्त भी ज़ाया होता है, बिजली के नुकसानात और गैस के नुकसानात भी ज़्यादा होते हैं। सो अगर गवर्नमेंट इसको रिवाइव करना चाहती है तो सिटीज़ की प्लानिंग को तब्दील करे कुल्ली तौर पर, वरना ये कहना कि हम रियल एस्टेट बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग द गवर्नमेंट शुड बी थिंकिंग। गवर्नमेंट शुड बी थिंकिंग कि हम सिटीज़ की रीऑर्गेनाइजेशन कैसे करें कि वो एक ग्रोथ इंजन बनकर सामने आए। ये बात सही है कि जब
अपार्टमेंट बनते हैं, जब लोगों के लिए जगह बनती है, तो उस पर बहुत सी जो इंडस्ट्रीज हैं वो काम करती हैं। तो हमें दोबारा सोचना है कि इसको रीऑर्गेनाइज कैसे करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक PIA की निजकारी का मामला, ये मामला तो ऐसा हो गया, ऑन लाइटर नोट कहना चाहूँगी, जिस तरह कोई लव मैरिज नहीं हो रही होती कि या लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, लड़की के घर वाले, तो बहुत ज़्यादा एक मुअम्मा बन जाता है। तो PIA की निजकारी भी एक मुअम्मा ही बन चुका है। मेरे लिए ना ये एक बड़ा सोर सब्जेक्ट है। मैं जब गवर्नमेंट में आया तो 2-3 साल बाद मैंने डेटे ढूंढना शुरू किए, तो डेटा ही नहीं मिलता था इन सब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का। तो आप यकीन करेंगी कि फाइनेंस डिवीजन के 6ठे फ्लोर पर बैठकर मैंने पाकिस्तान की पहली डॉक्टर साहिबा किताब लिखी। आज भी वो उनकी वेबसाइट पे पड़ी, और 2012 में मैंने कहा कि ये नुकसानात हो रहे हैं। करते करते वो किताबें भी लिखता रहा। आखिरी किताब में पता चला है कि 835 अरब की लाइबिलिटी खड़ी हो गई है PIA पे इन टर्म्स ऑफ लॉसेस। उसमें से 600 अरब हुकूमत ने अपने जिम्मे किए। अब जो प्रोसेस रन किया 2016 में बेचने गए, मैं तब मौजूद था और इतनी कोशिश की और फिर भी नहीं प्राइवेटाइजेशन कमीशन कामयाब हुआ। 2024 में सेम स्टोरी रिपीट कर दी और नुकसानात हर साल बढ़ते रहे। डॉक्टर साहिबा, जब तक मैं ओनरशिप ना रखूं किसी चीज़ की, तो मैं कभी भी अपना, जिसे कहेंगे ना, खून पसीना एक करके कमा कर ला कर नहीं दूंगा। आज बैंक हमारे पास नहीं है, कोई बैंक भी नुकसान में नहीं है। आज टेलीकॉम सेक्टर हमारे पास नहीं है, कोई भी नुकसान में नहीं है। आपका सेक्टर जिसमें आप बात कर रही हैं, बोल चैनल के सारे कैमरामैन, सारे प्रोड्यूसर, सारे चीफ एग्जीक्यूटिव की नौकरियां तब बनी हैं जब हमने प्राइवेट सेक्टर को पनपने दिया है। ठीक है। खुदारा ये समझिए, हुकूमत का काम पॉलिसी साजी है। कमर्शियली बोल कंपीट करे बाकी सारे चैनल से, PIA कमर्शियल होकर कंपीट करे। 4 और एयरलाइंस हैं, चारों प्रॉफिट में है पाकिस्तान में। समझने की कोशिश कीजिए जितनी जल्द। पर प्राइवेटाइजेशन करने के लिए मैं फिर पर आखिरी देखिए, अरबों डॉलर के एसेट बेचने जा रहे हैं। पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन को तो ठीक करें, जिसमें आप वो चेयरपर्सन लाएं जो इसको, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एक एक SOE 212 SOEs हैं पाकिस्तान में, उस पे जाके मैंने कई साल लिखा है कि इनको ठीक कैसे करना है। जो इन चीज़ों को समझता हो, इन डील्स को ऐसे बनाएं कि PIA की जो रियल वैल्यू है वो आपको मिल सके। अगर एम्प्लॉइज जो हैं जिनको घर यानी गोल्डन हैंडशेक देना है, पर रख भी लें। क्या आज 34 जहाज की एयरलाइन है, 17-18 ऑपरेशनल है। जब 100 जहाज हो जाएंगे तो जितने आज एम्प्लॉइज हैं ना, उससे 3 गुना रखने पड़ेंगे। सो मेक दैट डील सो प्रॉफिटेबल फॉर द एम्प्लॉइज, मेक इट प्रॉफिटेबल फॉर द इनकमिंग जो आएंगे, और जो क्लीन अप्स होने वाले हैं, इसकी फाइनेंशियल क्लेंजिंग होने वाली है। फिर जाकर एक प्रॉफिटेबल डील बनाएं ताकि आप इसके रूट्स, मेरा ख्याल है 100 रूट्स हैं हमारे पास जो इंटरनेशनल है, इसकी सही है। पर ये करने के लिए यू नीड अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट प्राइवेटाइजेशन कमीशन, कि जब तीसरी बार $20 मिलियन हम दे चुके हैं उनको, ये जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, हम ये गलती ना कर पाएं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू कम ऑन द मैप एंड से कि हमने ये काम किया है। एयर इंडिया बिका है, नए नए जहाज ऑर्डर हुए हैं। आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा अहम पॉइंट रेस किया। जितने भी कामयाब ममालिक की हम बात कर लें, किसी भी मुल्क की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे ये जब एयरलाइंस प्राइवेटाइज्ड हुए तो डॉक्टर साहब इसका फ़ायदा हुआ, ये बिल्कुल भी कोई पछताया नहीं करने के बाद। तो हमारे यहाँ ये इतना बड़ा मुअम्मा क्यों बन चुका है? पहले तो इसको क्लियर करते हैं, हमारी नफ्सियात क्या। फिर अक्सर मैं प्रोग्राम में भी ये बात करती हूँ, या ऑफ द रिकॉर्ड तो अक्सर बात करती हूँ कि आप बाहर के ममालिक में चले जाएँ तो आपको अपार्टमेंट सिस्टम बड़ा नज़र आएगा। हमारे यहाँ लोग अपार्टमेंट्स में रहना पसंद नहीं करते। लाइक अगर आप बिल्डिंग्स में रह रहे हैं तो आपने कम जगह घेरी ना, ये खैर बड़ा एक बड़ा सब्जेक्ट है। हम कहते हैं हम प्लॉट लें बड़ा सा, और बड़े से साइज़ का प्लॉट लें, और वो उस जगह को लेकर वो हम उसी में घर बनाएं। तो हमारी जो नफ्सियात है वो बाकी दुनिया के साथ कब मैच करेगी? हमें फ़ायदा नहीं हो रहा सॉरी टू से इस सोच का। हमें अपनी सोच को बदलना है। So, डॉक्टर साहिबा, एक तो ये है कि पाकिस्तान को अगर आपने बदलना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के सोशल एस्पेक्ट्स को, तो जो आपने बात सामने रखी है, जब तक अपनी तब्दीली नहीं लाएंगे और सोच को हम आहंग नहीं करेंगे, आज के जो हमारी मॉडर्न लिविंग है, जो मॉडर्न ज़रूरियात हैं, तो ये मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान की जो आने वाली यूथ जो 23 साल से अंडर 60-70% पाकिस्तानी है, उसकी सोच ये होनी चाहिए कि हमें छोटी जगह में रहना है, करीब रहना है,
वॉक करके दफ्तर जाना है, साइकिल मोटर बाइक पे जाना है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है डॉक्टर साहब। सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो मुकाबला हो रहा होता है ना कि अगर हमारे खानदान में किसी का 2 कनाल का घर है तो हमने 2.5 कनाल का बनाना है, 3 कनाल का बनाना है, चले कनाल बन जाए। मुझे समझ नहीं आती कि घर में आपने क्या करना है। घर उतना ही होना चाहिए जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उसका साइज छोटा भी हो सकता है। अच्छा घर में अगर 2 लोग हैं तो अपने 4 गाड़ियां रखी हुई हैं, आप 1 गाड़ी भी रख सकते हैं, 2 गाड़ियां भी रख सकते हैं। मतलब हमें अपनी सोच में से कॉम्प्लेक्स को निकालना होगा। एहसास कमतरी का शिकार है हमारी मेजोरिटी। तो मीडिया को चाहिए ना कि ज्यादा प्रोग्राम, देखिए ना मैं तो बात कर रही हूँ ना, मैं तो बात कर रही हूँ खुलकर इस पर, पे हाँ करते रहते हैं कि इतनी हम इन बातों पर अपने प्रोग्राम्स को मुहित करें जो सोच को ऐसे जैसे कहेंगे पॉजिटिव बनाए कि ये है आगे की सोच। और ये चलिए उसके लिए तो डॉक्टर साहब उसके लिए तो पहले देखें ना हमारे जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, मैं क्या बात करूं, कब कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, उनके अपने घरों के साइजेस देखे हैं पहले, तो फिर वहां से शुरू कर लिया जाए ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लीडरशिप्स ऑफ ऑल लेवल्स, चाहे वो पॉलिटी हो यानी कि पॉलिटिक्स वाले हों, एग्जीक्यूटिव हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उन्हीं को ब्यूरोक्रेसी हो, उन्हीं को ये रविश पैदा करनी है। चलें जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी खाकान नजीब साहब आपके वक्त का। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें गर्दिश करती रहती हैं, मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया पर शायद इतने तबसरे, इतने तज्जिए, इतने एनालिसिस आप नहीं देखते होंगे, क्योंकि टॉक शो से शुरू हो जाते हैं शाम 7 बजे से ऑनवर्ड। 11 बजे आखिरी प्रोग्राम होता है किसी भी चैनल पर, 7 बजे भी आप देखते होंगे टॉक शो, 8 बजे भी डिस्कशन हो रही होती है मेहमानों के साथ, 10 बजे के प्रोग्राम्स होते हैं और फिर 11 बजे का प्रोग्राम होता है। तो 4 घंटे मुसलसल प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। फिर न्यूज़ बुलेटिन इसके अलावा होते हैं, 5 बजे भी बहुत से चैनल्स पर प्रोग्राम चल रहा होता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर बयानात चल रहे होते हैं, किसी भी किस्म का बेतुका तज्जिया, कोई भी आप बेपर उड़ा देते हैं, क्योंकि आपके पास ना तो कोई प्रॉपर जराए होते हैं, ना कोई ऑथेंटिक आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, ना ही कोई कैमरा चेक एंड बैलेंस होता है, कोई रूल्स नहीं होते हैं, तो फिर आप कुछ भी वहाँ पे बोल देते हैं, किसी की भी पगड़ी उछाल दी जाती है। अब ये जो पीका के हवाले से जो बयानात सामने आया था तारर साहब के भी, और तमाम जो खैर जो सहाफ़ी हैं उनके रिजर्वेशंस हैं पीका को लेकर, लेकिन ज़्यादातर जो डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ घेरा तंग होगा, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, किसी की भी पगड़ी उछाल दी जाती है, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू की जाती है, किसी की भी किरदार कुशी का सिलसिला शुरू हो जाता है और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के। अच्छा इसमें एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हमारे साथ मेरे से शख्सियत मौजूद हैं। अगर मैं कहूँ कि अपने जराइम में एतराफ़ जुर्म ये करते हैं कि इन जराइम में ये बराबर के शरीक थे कि जो PTI का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसने जब हाइप पकड़ी तो उसको हाइप दिलवाने वालों में डॉक्टर फरहान विर्क साहब का अपना एक किरदार था, लेकिन वो इस गलती को तस्लीम कर चुके हैं कि गलतियां इंसानों से हो जाती हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, या बल्कि मैं कहूँ सीनियर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में कहूँ तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर फरहान विर्क, ये जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है तमाम चीज़ें, और ख़ासतौर पर पीका के हवाले से भी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा इसकी पकड़ में आएंगे, आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल से वक्त की ज़रूरत थी। जी देखिए, यहाँ पर ना इस लॉ के 2 साइड्स आ जाती हैं। एक तो वो जो कि नॉर्मल जर्नलिज्म के लिहाज से देखा जाता है, दूसरा इसको डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो से उनके लिहाज से देखा जाता है। अभी जो पाकिस्तान का मौजूदा सोशल मीडिया लैंडस्केप है, इसमें हमें ये चीज़ नज़र आती है कि ज़्यादातर जो फेक न्यूज़ हैं वो सोशल मीडिया पर जो लोग रैंडम अकाउंट से बैठे हुए हैं और बिलखसूस जो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर फैलाई जाती हैं। मतलब अक्सर मैं अभी कल भी देख रहा था कि किसी मरूफ शख्सियत की मौत की खबर चला दी, बिल्कुल जाली खबर है, कुछ नहीं पता, लेकिन जी फलाने की डेथ हो गई। अब इससे क्या होता है कि आपको रिस्पांस आता है लोगों का ना, कि लोग पूछते हैं अच्छा वाकई क्या ऐसा हुआ है, और लोग उस लिंक को खोल कर देखते हैं। ऐसा होता है कि जितने आपके कमेंट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स ऐसे डिजाइन है कि वो देखते हैं कि यार इस बंदे की एंगेजमेंट बढ़ रही है, एंगेजमेंट बढ़ रही है, तो वो क्या करते हैं अकाउंट को मजीद प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ठीक। तो इसमें ये जो चीज़ आ जाती है, एल्गोरिथम अब्यूज़ की चीज़ आ जाती है कि आप प्लेटफॉर्म पे जाली खबरें दे रहे हैं, लोगों की एंगेजमेंट बढ़ रही है, एंगेजमेंट की वजह से आपके पास जो लोगों की ट्रैफिक आ रही है उसको आप अटेंशन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि उसी ट्रैफिक को आपने मोनेटाइज कर दिया, उसके बदले में आपको डॉलर्स मिलने शुरू हो गए। तो अब ऐसे जो लॉज हैं, कम से कम हमारे मुल्क की हद तक इनका काफ़ी फ़ायदा होगा कि ये जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी, फुल कंट्रोल में नहीं आएंगी। उसकी वजह यह है कि
बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जाली अकाउंट से कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो इस टाइम मौजूदा मसाइल चल रहे हैं उनकी वजह ओवरसीज जाली अकाउंट्स हैं। लोकल अकाउंट्स इतने ज़्यादा नहीं जितना ओवरसीज जाली अकाउंट्स ने ये किया हुआ है, तो वो तो इन कानून के अंदर नहीं आते। तो हमें इस वक्त अब ज़रूरत ये है कि चलें पैका लॉस तो बन गए, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो जर्मनी में, जो यूरोप में उन्होंने सोशल मीडिया के लॉज बनाए हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और वो इन प्लेटफॉर्म से बातचीत करती हैं, हमें उस लेवल पर जाना पड़ेगा ताकि हम उसको भी रोक सकें। क्योंकि कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि 10-20% इसका शायद एक इम्पैक्ट आए, लेकिन जो एक मेजर चंक है फेक न्यूज़ का वो जाली अकाउंट से हो रहा है। अच्छा, आपने भी थोड़ी एक बड़ा आपने अच्छा डिफरेंशिएट जो कर दिया कि कुछ जाली अकाउंट्स जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं, उनमें कुछ असली भी हैं। बाय द वे मैं नाम लेके बात करने, शहबाज गिल साहब जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, पीटीआई का एक मेन फेस हैं वो, पीटीआई उनको डिसऑन भी नहीं करती। और कभी भी किसी सहाफ़ी आसमा शराजी साहब के बारे में उन्होंने इतनी फजूल गुफ्तगू शुरू कर दी तो आसमा साहब ने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया, इस तरह मैंने देखा है, लेकिन वो भी मजबूर होगी उनको जवाब देने पर। तो ख़वातीन के हवाले से तज़दीक में इस गुफ्तगू को करते हैं, किरदार कुशी करते हैं और पीटीआई का फेस ही कंसिडर होते हैं अमेरिका में बैठ के। आज तक पीटीआई ने उनको डिसऑन नहीं किया कि जी हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो ऐसे लोग वहाँ बैठ के ट्वीट्स कर रहे होते हैं, जाली किस्म की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, मेजर आदिल राजा वो अपने नाम से ही वहाँ से ट्वीट्स करता है और हर वक्त पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, पाकिस्तान के इदारों के बारे में कुछ भी वो बकवास करते रहते हैं। मैं बकवास का वर्ड बोलूँगी, बड़ा सोच समझ के बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे लोगों तक हमारी रसाई कैसे मुमकिन होगी? और जो विद इन पाकिस्तान जाली अकाउंट्स के साथ ट्वीट्स कर रहे हैं, जिन्होंने किसी की भी तस्वीर लगाई हुई है, कोई वहाँ पे फरहान बना हुआ है, कोई और बना हुआ है, तो वो जो लोग हैं क्या उनके एड्रेस के थ्रू उन तक पहुँचना मेरे नहीं ख्याल के नामुमकिन होगा आज के दौर में। जी, पहले तो मैं आपकी इस बात की तस्दीक करता हूँ। मैं आपको बल्कि अपना एक वाक़या सुनाता हूँ कि 2015 में मैं पीटीआई का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था, पीटीआई के साथ काम कर रहा था और 2015 के दिसंबर में मैंने एक ट्रेंड चलाया भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ कि वो जो मुजालिम कर रहे हैं। जब आपका अकाउंट बंद हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी वो उसके बाद हुआ था। अच्छा, मैंने अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मुजालिम के खिलाफ ट्रेंड चलाया है। हाँ। और 2015 में पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट के ऊपर आपको ट्वीट मिल रही है कि हम जी फरहान विर्क से इज़हार ताल्लुकी करते हैं कि उसने मोदी के खिलाफ ट्रेंड चलाया। आज भी वो ट्वीट उधर मौजूद है, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि जी इमरान खान साहब जो उनसे मोदी से मुलाकात करने चले गए थे, तो ये बंदा क्यों मोदी के खिलाफ ट्रेंड चला रहा है, तो उन्होंने मुझसे इज़हार ताल्लुकी कर दिया। लेकिन अब आप देखेंगे पिछले 3 सालों में शहबाज गिल, आदिल राजा, मोहित पीरज़ादा, उनसे इज़हार ताल्लुकी क्यों नहीं कर रहे? दैट्स द क्वेश्चन। इज़हार ताल्लुकी वेरी वैलिड और क्वेश्चन। इस पर सोशल मीडिया के लोगों ने बाकायदा इनसे सवाल किए, तो इनके सोशल मीडिया हेड कहती है जी हम उनको कभी ऑन ही नहीं किया तो हम उनको डिसऑन कैसे करेंगे? मतलब ये कैसा रिस्पॉन्स? क्योंकि हमें तो याद है कि माजी में आप क्या करते नहीं है ना। तो ये फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे प्रोग्राम में बाकायदा ये बात कह के कि बाकी जगहों पे भी करते हैं, आपके साथ भी अक्सर पॉडकास्ट करते हैं, तो वो ये बात कैटेगोरिकली कहते हैं कि वो इमरान खान साहब से मिल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि शहबाज गिल साहब को फयाजुल हसन चौहान साहब की शक्ल नहीं पसंद थी। बिल्कुल ऐसी। तो अभी भी देखिए, और अभी कहते हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक हमने कभी ऑन भी नहीं किया। अभी भी पार्टी का जो पूरा नैरेटिव है वो एक तरह से यही लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अब होता ये है कि पाकिस्तान में फर्ज किया इनका कोई लीडर मुफाहमत की बात भी करता है, जैसे वो शेर अफजल मरवत हैं या बाकी सारे हैं, फौरन उन पर गद्दारी का ठप्पा लगा दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है तुम रियासत से लड़ाई क्यों नहीं कर रहे, तुम खाना जंगी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, और वो बेचारे लीडर्स इस वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं। मतलब मुझे उनके ऊपर अफसोस होता है। एक स्ट्रेटेजी तो बनानी होती है, इससे लीड करना होता है। अगर तो अब इनको कंट्रोल करने का जहां तक बात है, देखें हमने फसाद की जड़ को पकड़ना है, और फसाद की जड़ ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अब यूरोप में क्या होता है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की बात करते हैं, तो अगर वो अकाउंट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो वो उस प्लेटफॉर्म को जुर्माना कर देते हैं। डेफेमेशन रूल वहाँ पे बाकायदा रूल्स हैं, वहाँ आप नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ये चीज़ें वहाँ से कंट्रोल है। पाकिस्तान में भी देखें, हम यहाँ पर एक फायर फाइटिंग कर रहे हैं ना कि पैका लॉज आ गए, ठीक है, एक वक्ती तौर पर फायर फाइटिंग कर ली, पाकिस्तान के अंदर कोशिश कर ली, लेकिन ये जो बाहर वाले अनासर हैं इनको काबू करना जरूरी है। और इसके लिए ये जो डिजिटल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी इन्होंने अब बनाई है, उससे थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो अथॉरिटी फिर इन प्लेटफॉर्म्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, तो इंशाल्लाह उसका अब हम एक्सपेक्ट देखेंगे कि वो इंशाल्लाह फ्यूचर में कैसा काम करती है। ठीक है। अच्छा, ये जो बाहर पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? जो वहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा लोगों की ज़हन साजी करते हैं, बहुत से लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। मैंने देखा कि बहुत सी लोग उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, नफ्सियाती जो प्रेशर था, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की सालमियत को सोची समझी साजिश के तहत बैरूनी ताकतों के हाथ में खेलते हुए सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, उनमें से बहुत से लोग पेड भी होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे कच्चे जहन हो सकते हैं, टीनेजर्स होते हैं, जो उनकी बातों पर यकीन करते हैं, और हमारे यहाँ एक पोलराइजेशन बढ़ती है। जी देखिए, इसकी वजह है अटेंशन इकोनॉमी ना, कि उनको चूंकि अब यहाँ पर भी आप देखेंगे टीनेजर है, उसने अब फर्स्ट किया, एक बच्चा है, उसने मैथ्स कॉम किया है और वो सहाफत में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा एक ऑप्शन ये है कि यार मैं बैठकर वही बयानियाँ दोहराना शुरू कर दूँ जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है।
तो उसकी वजह से मुझे वो लोग वायरल करेंगे और उसकी वजह से वो फेमस हो जाएंगे और मैं फेमस हो और डॉलर्स भी आ जाएंगे। तो ये अब जो भी हमारी वो नई लॉट होती है जिस तरह आप कह रही हैं, तो उसका यही इम्पैक्ट आ रहा है। अब मैंने एक चीज़ देखी भी कि हमारे यहाँ जो लोग मैच्योर बात करते हैं उनकी जो ऑडियंस है उसमें टीनेजर्स में या इन यूथ में उस तरीके से उनकी ऑडियंस नहीं डेवलप हो रही। तो अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता ही इसमें फ़र्क आएगा। इसमें कोई फौरी कोई शॉर्टकट हमारे पास नहीं है कि हम बहुत जल्दी इसके ऊपर कंट्रोल पा लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि हमारे माशरे में आगाही फैल रही है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि मौजूदा डिजिटल मीडिया स्टैट्स के मुताबिक वो लोग जिनके 1 साल पहले इस तरह रियासत मुखालिफ बयानिए पर मिलियंस में व्यूज़ जा रहे थे, अब वो 5 लाख 6 लाख 7 लाख के ऊपर आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ एफर्ट्स हमारी जो स्टेट की भी हैं वो रंग ला रही हैं और उनकी ऑडियंस श्रिंक होती जा रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो गंडापुर साहब और बुशरा बीबी का कॉन्फ्लिक्ट है, फिर जुनेद अकबर साहब की एंट्री, फिर आती है उनके बयानात कि मैं घोड़े गधे सबको बराबर नहीं समझूंगा, फिर ये कि होम्योपैथिक अब जो चीज़ें वो नहीं चलेंगी, क्या है पीछे इसका बैकग्राउंड? देखिए, जो पीटीआई एज ए पार्टी है वो सोशल मीडिया के ऊपर रन करती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब मसला ये है कि गंडापुर साहब ने बीच में 2-3 बड़े अच्छे मतलब उन्होंने फैसले किए। जैसे ये जब भी एहतजाज इधर आया तो 1-2 दिन में चले वो लेकर चले गए, उनका बड़ा अच्छा काम था जी, उन्होंने रियासत को मतलब ज़्यादा तंग नहीं किया, वो आकर चले जाते थे। अब इसके ऊपर क्या था कि जो सोशल मीडिया पे ओवरसीज अकाउंट्स हैं वो गंडापुर साहब की कंटिन्यूस किरदार कशी कर रहे हैं। हर रोज उनके खिलाफ ट्रेंड लॉन्च हो रहे हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज कहा जा रहा है, गद्दार बोल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज बोल रहे हैं, टाउट बोल रहे हैं। अब एक बंदे को आप इतना टारगेट करेंगे तो इससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई फर्ज किया बंदा उसकी रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं या उसकी जगह उहदा संभाल रहा है तो उसको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि यार अगर तुम वही बोलोगे जो कि हम तुम्हें बाहर से डिक्टेट कर रहे हैं तो तुम्हारे सबसे ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स होंगे। तो अब जुनेद अकबर साहब क्या हैं कि वही सोशल मीडिया पे जो ओवरसीज़ का से वो अकाउंट्स चल रहे हैं और वो सेल्स हैं, उनका बयानिया चल रहा है, उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं कि जो बातें वो बता रहे हैं वो उनको यहाँ पर कह रहे हैं हम धरने देंगे, हम चाराएं बंद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ताकि इनको वहाँ से शाबाशी मिल सके। तो ये पीटीआई का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर जो लीडरशिप है वो वाम को डिक्टेट नहीं कर रही, बल्कि ओवरसीज़ जो मीडिया सेल्स हैं वो लीडरशिप को डिक्टेट करनी कि आप ये बोलोगे तो आपकी तारीफें होंगी। तो आपको ये उसका एक रिएक्शन नज़र आ रहा है ये पूरे का पूरा सोशल मीडिया के ऊपर। और हमारे मतलब मेरे भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़राए हैं इस तरह से, तो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस मामले पर काफ़ी शदीद लड़ाई थी और गंडापुर साहब ये चाहते थे कि हम ये जो जलसा है हम DI खान करें, लेकिन जुनेद अकबर साहब ने कहा कि जी नहीं, हमने सवाबी में ही जाना है क्योंकि सवाबी जो है वहाँ पर हम माजी में करते रहे हैं। तो अपनी पावर की एक जो स्ट्रगल है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है पार्टी के अंदर और गंडापुर साहब इस वजह से बड़ा नाराज़ हैं कि डेरा इस्माइल खान आप क्यों नहीं गए, आप क्यों सवाबी में कर रहे हैं। तो ये अब एक रिफ्ट्स हैं जो कि सामने आ रही हैं और इसकी वजह भी इनका सोशल मीडिया। ठीक है। अब ये दोनों जो हैं एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक के पास सूबाई की आदत है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप भी, दूसरे जो हैं वो अभी तो वज़ीर आला हैं ही, चाहे उनकी इख्तियारात कम कर दिए जाएँ, उनको डमी कर दिया जाए। लेकिन अगर ये दोनों ही आमने सामने रहेंगे तो इसका नुकसान तो पीटीआई को ही रहेगा। फिर ये विफाक के साथ क्या लड़ेंगे, क्योंकि झगड़ना तो उन्होंने है आगे तक। जी ये ना हमने चूंकि खान साहब के साथ काफी टाइम गुजारे इसलिए उनका हम वो खुद करवाते हैं लड़ाई, ये भी सुनने में आता है। हम तरीकेकार क्या डिवाइड एंड रूल तो नहीं? डिवाइड एंड रूल बेसिकली वो ऐसे नहीं करते, वो ऐसे करते हैं कि वो एक ही काम के लिए 2 मुख्तलिफ लोगों को टास्क देते हैं और उन दोनों लोगों की आपस में कंपटीशन या लड़ाई करवाई जाती है। अब होता यह है कि बेशक गंडापुर साहब लड़े या जुनेद अकबर लड़े, फायदा तो उनको हो रहा है। तो वो फिर बैठकर उनको मजा आता है ये सब करवाने में कि यार मैंने एक धड़े को दूसरे धड़े के खिलाफ कर दिया और ये दोनों धड़े आपस में लड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि हर धड़ा अपनी पूरी जान मारेगा और इसका जो फायदा है बेनिफिशियरी अल्टीमेटली वो मैं हूँगा। तो ये उनका एक तरीक़ाकार है जो कि वो बड़े लेकिन अपनी पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने से या लड़ाई झगड़े करवाने से, 2 अलग से मौक़िफ़ जो दुनिया को दिखाने से, इसमें इनको क्या फ़ायदा होता है? जी देखिए, यहाँ पर एक जो साइकोलॉजिकली एक चीज़ आ जाती है कि वो लीडर जो कि पॉपुलिस्ट होते हैं वो हमेशा पावर को अपने पास रखना चाहते हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहते कि ताकत जो सी है एक बंदे के हाथ में कंसोलिडेट हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि वो हमेशा 2 धड़े बनवाते हैं। अब उन धड़ों की आपस में लड़ाई चलती है, जब उनकी लड़ाई चलती है तो फॉलोअर्स कंफ्यूज होते हैं। फिर अल्टीमेटली फॉलोअर्स कहते हैं कि वो जो पॉपुलिस्ट लीडर है जिसके कहने पर हम पार्टी में आए वही हमारा सारे फैसले करेगा और ये दोनों जो से किसी काम के नहीं। तो अब क्या होता है कि उन धड़ों की जो क्रेडिबिलिटी है वक्त के साथ साथ खत्म होती जाती है और उस लीडर की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। तो ये पूरी दुनिया में एक कॉन्टिन्यूस फॉर्मूला है पॉपुलिस्ट लीडरशिप का, ये मतलब पाकिस्तान में ही नहीं। यानी शेर अफजल मरवत जो कि बड़े मंजूर नज़र हो रहे थे, पब्लिक के लोग उनको बड़ा पसंद कर रहे थे, उनके एक डिफरेंट सा जो अंदाज़ है, अंदाज़े बयान, जो भी बात कर देते हैं, दबंग अंदाज कह दें या खरी बात कर देते हैं, सादगी भी उनके अंदर, मुझे तो सादा ही लगते हैं वो। तो उनके जो प्रोमिनेंट होने की वजह से भी उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। जी जी बिल्कुल, मतलब जो मेन लीडरशिप है उनसे चीज बर्दाश्त नहीं है। आप इसका यानी कि तो खान साहब को या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कि उनको लगता है कि उनको कोई रिप्लेस आसानी से कर सकता है।
वो पॉपुलिस्ट लीडर्स ना कभी भी नहीं चाहते रिप्लेस होना ना, तो वो क्या करते हैं कि नहीं तो पॉपुलिस्ट जो अगर हैं, अगर उनको इतना यकीन है अपने पॉपुलर होने पे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नहीं, यहाँ पर तो ये दो चीजें आ जाती हैं, एक टर्म है पॉपुलर और एक है पॉपुलिस्ट, इन दोनों में फर्क है। हमारे अक्सर हाँ ना इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। पॉपुलर का तो मतलब आप पॉपुलिस्ट कह रहे हैं ना? मैं पॉपुलिस्ट कह रहा हूँ। अब पॉपुलर लीडर वो होता है जो कि लोगों में मकबूल है, ठीक है। लेकिन जो पॉपुलिस्ट लीडर है वो लीडर होता है जो कि अवाम से बयानिया उठाता है और उसी बयानिए को 10 से मल्टीप्लाई करके उनको दोहराना शुरू कर देता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि फर्ज किया जी अवाम कहती है कि जी हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी को फारिग कर दो, तो जो एक पॉपुलिस्ट लीडर है, अब एक आम लीडर तो उनको समझाएगा कि यार ब्यूरोक्रेसी आपके लिए काम कर रही है, वो बेचारे अफसर होते हैं, उनमें चंद काली भेड़े हैं, तो ठीक है उनको ठीक कर देंगे, लेकिन ये आपके मुल्क के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो पॉपुलिस्ट लीडर है वो क्या करेगा, वो उन्हीं का बयानिया उठाएगा, वो कहेगा इनको फारिग नहीं करते, इनको मुल्क बदर करते हैं, अवाम के बयानी को 10x कर देने। अब जैसे 100 लोगों का एक ग्रुप है, वो कहते हैं हमें स्कूल कॉलेजेस नहीं जाना, तो एक आम लीडर है वो उनको समझाएगा कि यार पढ़ाई तालीम आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो एक पॉपुलिस्ट लीडर है वो क्या करेगा, वो उनका बयानिया पकड़ेगा और वो कहेगा आप लोगों ने स्कूल नहीं जाना, बल्कि मैं कहता हूँ आप लोग घर बैठा करो, आप लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं करनी। तो वही अवामी बयानिया को दोहरा कर उनको एक्सट्रीमिज्म की जानिब ले जाते हैं। और आज के दौर में आपको नजर आ रहा है कि पीटीआई के अंदर ये जो रेडिकलिज्म है या एक्सट्रीमिज्म है, ये फल फूल रहा है, और इसकी वजह वही है कि पब्लिक 10 बात करती है, ये उसको 20 कर देते हैं, फिर पब्लिक इनको फॉलो करके 30 करती है, ये उसको 60 के ऊपर ले जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो बयानिया आपका वो मुतशद्दिद बयानिया बनता जाता है। अच्छा, जो आर्मी चीफ को खत लिखा गया, पहले तो फौज से बात ही नहीं करनी थी, फौज के खिलाफ ही बयानिया चलता रहा, 20 महीने से तकरीबन 2 साल होने को हैं, जितनी भी ट्वीट सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं कहा गया सिटिंग आर्मी चीफ के बारे में, पूरी फ़ौज के बारे में, फ़ौज की आला शख्सियात के बारे में, DGISI के बारे में, जो पुराने वाले DGISI थे उनके बारे में कैंपेन चलती रही, और फिर सानिया 9 मई आपके सामने है, और उसके बाद अब उसी फ़ौज के नाम ख़त लिख दिया गया। अब ख़त तो लिखा नहीं गया, उसकी भी तस्दीक सही तरीके से नहीं हो पा रही, ओपन लेटर चले, खुला ख़त तो है ना, जो कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जो फरहान विर्क भी पढ़ सकते हैं, डॉक्टर फिजा भी, जिनके नाम लिखे उन्होंने भी पढ़ लिया। जी जी। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया गया, और पहले भी कहा गया वहाँ से कि जी सियासी लोगों से आप बात करें, हमारा कैसे लेना देना है। तो अब ये जो ख़त लिखा गया है, ये बेसिकली इनकी कमज़ोरी है। जी देखिए, बेसिकली पीटीआई ने, और बाय द वे जेल सुपरिटेंडेंट ने कह दिया कि कोई ख़त नहीं लिखा गया। पीटीआई ने पिछले 3 माह से जो एक बयानिया बनाया था वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, वो आते ही बैठेंगे, इमरान खान को अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में इनवाइट करेंगे, खान साहब उधर जाकर बैठेंगे और उसके बाद वो ऐलान करेंगे कि हमने इमरान खान को रिहा कर दिया गया है। और ये एक्चुअल एक बयानिया है जो कि उनके फॉलोअर्स में पॉपुलर था। मतलब मेरा तो अक्सर इंटरेक्शन होता है, तो मैं नहीं तो जेल से क्या छुट्टी लेके उन्होंने जाना था वहाँ पे? जी, तो उनके बिल्कुल ऐसे ही माइंडसेट डेवलप किया गया ना। तो यहाँ पर भी एक जो अमूमन एक पार्टी के हलकों के अंदर तासुर पाया जा रहा था वो यही था कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सारा खेल खत्म कर देना है और हमें ले आएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। चलिए ट्रंप आ गए, फिर उनको आए हुए कितने दिन हो गए, तो बस फिर अब वो ट्रंप के आने के बाद जब वो दाल नहीं गली तो फिर उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स को कितना प्रोमिनेंट किया जा रहा था, उन्होंने फिर ट्वीट से डिलीट कर दी। अब इसके ऊपर भी देखें, जो जेंटी बीच आए, जो डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ के, मतलब उनकी शादी के ऊपर, जो उनके बेटे हैं उनकी शादी पर उनके बेस्ट मैन थे, डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर हैं मारा लागो बीच में, वो जब आए पाकिस्तान तो उन्होंने बताया कि रिचर्ड ग्रैनल को फेक AI वीडियोस दिखाकर उससे ये ट्वीट्स करवाई गई, कि मतलब ऐसी वीडियोस बनाई गई जिसमें पाकिस्तानी उससे दरखास्त कर रहे हैं कि जी हमारी मदद करें, हमारे ऊपर बड़ा तशद्दुद हो रहा है। फिर इमरान खान साहब की एक जाली वीडियो बनाई गई, वो उसको जेंटी बीच को दिखाई, वो रिचर्ड ग्रैनल को दिखाई कि जी ये देखें इमरान खान आपसे मदद की अपील कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। तो अब क्या गया, अब आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीज़ें खुली, जब वो चीज़ें उनके सामने आई तो उन्होंने अपनी सारी ट्वीट्स डिलीट कर दी। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं। तो इसके बाद जब इनके पास ऑप्शन खत्म हो रहे हैं तो अब वही पुराना एक रास्ता है कि जी हम हाथ बेच देते हैं और उस हाथ का बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इस हाथ में भी आप देखें, इस खत को भी इनके अपने लोग वैसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। आप देखिए कि उनको समझ नहीं रही कि हमने पोजीशन क्या लेनी है। जो पीटीआई के डायट फॉलोअर्स हैं वो इस खत पर उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या पोजीशन लें, क्योंकि पूरे आप 2 साल से फौज के खिलाफ कैंपेन उन लोगों से करवा रहे थे, खुद भी आप जेल में बैठे हुए थे, और आप बाद में तो डिसऑन कर देते हैं आराम से। मैंने तो नहीं कहा था, फलां ने कहा था, आपको आधे काम तो बकौल आपके, वो तो मुझे फैज़ ने कहा था, फैज़ साहब ने कहा था, वो तो मुझे बाजवा साहब ने कहा था, जो मैंने नहीं किया वो उन्होंने करने से मना कर दिया। साथ आप इंडिपेंडेंट भी थे, आप तो किससे पूछे बगैर चलते थे, आप बहुत आज़ाद किस्म के वज़ीर आज़म थे, कुछ समझ नहीं आ रही होती। बल्कि इस हद में एक चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि 6 नुकात पेश किए गए। हाँ, तो इससे पहले जो 6 नुकात थे वो शेख मुजीब ने पेश किए। तो वो जो बैक ऑफ द माइंड में या पीटीआई वाले फॉलोअर्स को एक वैसे भी मैसेज दिया गया वो ये कि जी जिस तरह उस टाइम 6 नुकात पेश किए गए थे तो हम भी अब जी 6 नुकात पेश कर रहे हैं। मतलब आप 7 भी पेश कर सकते थे, आप 4 भी कर सकते थे, लेकिन ये जो 6 नुकात है ये बड़ी सिंबॉलिक चीज़ है।
तो वो करके भी मतलब एक दफ़ा मतलब इन्होंने एक बड़ा नेगेटिव किस्म का पैगाम दिया, तो इसकी तवक्को नहीं थी बिल्कुल भी। और यहाँ तक कह देंगे कि इदारा अपनी पॉलिसीज़ पे ध्यान दे। बस ये अब आप देख लिए, अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता इनके उम्मीद के अब दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर फरहान विर्क आपकी तशरीफ़ लाने का। और इसी के साथ जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।